जय हिंद साथियों। आज कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ टू ऑब्जेक्ट विच आर कनेक्टेड एंड प्लेस ऑन अ स्मूथ सरफेस। ऐसा दो ऑब्जेक्ट होंगे जो किसी स्मूथ सरफेस पर रखे हुए हैं। किस प्रकार से रखे हैं? एकदम संपर्क में करके रखे हुए हैं। जैसे कि इसका जो फिगर है ये आप देख सकते हैं। ये दो ऑब्जेक्ट है और दोनों ऑब्जेक्ट M1 M2 टू ऑब्जेक्ट ये इस पर रखे हैं। अब इसका हमें फ्री बॉडी डायग्राम देखना है कि क्या है। इस पर कोई फोर्स अप्लाई किया जा रहा है F। इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिए। यह अनवरत किया गया प्रयास उन विद्यार्थियों के लिए जिनका कॉन्सेप्ट सही नहीं है, और आने वाले समय में और भी शानदार ढंग से वीडियो को बनाया जाएगा और आपके पास भेजा जाएगा। अपने जितने भी लोग हैं उनके पास इसे प्रेषित करने का प्रयास करिए। उन विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो है कि जो ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे हैं या जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। निश्चित रूप से बेसिक पार्ट पर अभी छोटे छोटे वीडियो के रूप में डाला जा रहा है। आप इसको समझिए और अपनी संस्थाओं में अपने लोगों को, अपने बच्चों को बताने का प्रयास करिए। F1 M1 M2 दो ऑब्जेक्ट है जिस पर F बल अप्लाई करके ए एक्सेलरेशन से इस ऑब्जेक्ट को मूव कराया जा रहा है। अब इसका कितना फोर्स, किस तरह से एक्सेलरेशन है, फोर्स क्या है, इनके बीच में क्या फोर्स लगेगा, रिएक्शनल फोर्स कैसा लगेगा, इन सारे के लिए सबसे पहले हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। FBD फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1। M1 का फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा? देखिए ये ऑब्जेक्ट, इसको हम अलग कर लेते हैं। M1 हमने इसके पहले भी बताया था कि इसका वेट डाउनवर्ड काम करेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट नीचे की तरफ ही काम करता है। उसके बाद इस पर F फोर्स अप्लाई किया गया है। अब जिस सरफेस पर यह रखा गया है उस सरफेस का जो रिएक्शन है, अर्थात उस सरफेस के द्वारा इस ऑब्जेक्ट पर M1 पर जो फोर्स रिएक्ट करेगा वो कितना काम करेगा, वो R सपोज कर लिया R। और दोनों ऑब्जेक्ट M1 और M2 दोनों एक दूसरे से संपर्क में रखा गया है। तो जब इसको हम धक्का देंगे तो M2 के द्वारा भी इसके ऊपर अपोजिट फोर्स लगेगा। इन दोनों के बीच में जो कनेक्टिंग फोर्स हम मान लें, इसको हम सपोज कर लेते हैं, जो हम T पहले मानते रहे हैं उसको मान लेते हैं। अब इसका जब हमें इक्वेशन लिखना आ जाएगा तो इक्वेशन क्या होगा ये देखिए। और किस एक्सेलरेशन से जो आगे बढ़ रहा है, M1 के लिए M1 एक फोर्स लगेगा जिसके कारण ये आगे बढ़ेगा। तो अब इसका इक्वेशन F अप्लाई किया जा रहा है फोर्स F, T अपोजिट डायरेक्शन में T इज इक्वल टू बचेगा क्या, जो बचेगा वही M1 एक होगा, अर्थात उसी फोर्स से ये ऑब्जेक्ट आगे बढ़ेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरा जो अपोजिट रिएक्शन लगा है R इज इक्वल टू M1G, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे तभी जाकर के ये ऑब्जेक्ट स्मूथली उस पर आगे बढ़ेगा। अगर इक्वल नहीं होगा, R इज ग्रेटर देन M1G हो जाए, तो फिर समझिए कि आप देखते होंगे कि किसी स्मूथ सरफेस पर किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप धक्का देते हैं तो ऐसी भी परिस्थितियां होती हैं कि जो ऑब्जेक्ट उस सरफेस को छोड़ करके ऊपर से वो कूद करके आगे बढ़ता है, मतलब उछाल कर लेता है, इसलिए जंप करके आगे बढ़ता है। तो ऐसी स्मूथली उस पर चले, इसके लिए आवश्यक है कि R इक्वल टू M1G होना ही चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, नहीं तो फिजिक्स या मैथमेटिक्स या केमिस्ट्री जो भी है, साइंस का कोई भी सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आएगा। और साइंस से ही संबंधित सारे ज्योग्राफी इत्यादि जितने भी सब्जेक्ट है सब उसी के हैं। अब आगे हम आते हैं कि जब ऑब्जेक्ट M2 है, दिस इज M2, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं FBD ऑफ M2। M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं। ये केवल कॉन्सेप्ट समझना है, इन दोनों की वैल्यू को एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। उसी तरह से इसमें भी M2 ऑब्जेक्ट, इसका वेट M2G डाउनवर्ड काम करेगा और इसमें रिएक्शन को हम R' सपोज कर लें, क्योंकि आप R नहीं सपोज कर सकते, इसलिए क्योंकि R आपने इस पर सपोज कर लिया है और ये ऑब्जेक्ट पता नहीं बड़ा है कि छोटा है, इसलिए इसके रिएक्शन को हम R' मान लेते हैं। और जितना ये टेंशन के रूप में, टेंशन कहें या टी के रूप में ये जो फोर्स लग रहा है, इसके अपोजिट फोर्स इसके ऊपर वही टी के रूप में लगेगा। ये दोनों जो कनेक्ट है ना, कनेक्ट के कारण जितना इधर लगेगा उतना रिएक्शन उल्टा लगेगा। और उसके बाद
इधर तो कोई आपके लिए फोर्स मिल नहीं रहा है, लेकिन जिस फोर्स से ये रिएक्ट करेगा और ये m2 मूव करेगा तो वो एक्सेलरेशन तो दोनों का इक्वल ही रहेगा, लेकिन m2 मास के कारण ये m2a फोर्स से आगे बढ़ेगा इधर की तरफ। तो अब इसका सेंस ये हुआ कि बहुत सिंपल सी बात है कि T इज इक्वल टू m2a और R इज इक्वल टू R डैश इज इक्वल टू m2g। ये इसका रिएक्शन हो गया। दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। T की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, T की वैल्यू अगर रखते हैं फ्रॉम इक्वेशन, ये देखिए फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट, जब हम रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड से तो f इज f माइनस टी, टी की वैल्यू हम m2a लिखते हैं अर्थात m2a और m1a, दिस इज इक्वल टू m1a। दिस मीन्स दैट अगर इसको हम ट्रांसफर कर दें दूसरी तरफ तो ये हो जाएगा f इज इक्वल टू m1a प्लस m2a। a कॉमन कर सकते हैं तो m1 प्लस m2a, और ये f, तो a की वैल्यू आप निकाल सकते हैं a इज इक्वल टू f बाई m1 प्लस m2। a की वैल्यू निकाल सकते हैं या f की वैल्यू निकाल सकते हैं इसके द्वारा। इसी प्रकार से ये वैल्यू a की वैल्यू अगर हम इसमें ले जाकर के रखते हैं, a की वैल्यू ले जाकर के इसमें रख दें, इक्वेशन थर्ड में ले जाकर के रख दें तो हम t की वैल्यू निकाल सकते हैं। t की वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड में t इज इक्वल टू तब हो जाएगा m2 और a मीन्स f बाई m1 प्लस m2, ये हो गया। f की भी वैल्यू t की भी वैल्यू निकल गई। ये है आपका कॉन्सेप्ट। इसी तरह से इसमें किसी में रिएक्शन की वैल्यू आप निकाल रहे हैं, आप सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको इसमें मेन चीज क्या है, मेन चीज आपको समझना होगा कि जो ऑब्जेक्ट इस तरह से कांटेक्ट में m1 और m2 दो पिंड हैं, मान लो ऑब्जेक्ट हैं m1 और m2, दोनों को सटा करके रख दिया गया और उससे फोर्स लगा करके धक्का दे रहे हैं, आगे वो बढ़ रहा है, तो फिर समझिए जब फोर्स ये आगे बढ़ रहा है ऐसे, तो इस पर दोनों का हम फ्री बॉडी डायग्राम अगर बना देते हैं, हमें समझ में आए कि कौन सा फोर्स किस तरह से काम कर रहा है, कितना काम करेगा, तो निश्चित रूप से हम बेस्ट क्वालिटी से इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और सारी वैल्यू, फोर्स, एक्सेलरेशन जो भी होगा सारा का सारा हम निकाल सकते हैं। ये स्मूथ सरफेस के लिए ऐसे पोजीशन में है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में, इसे लोगों तक, बच्चों तक पहुंचाइए। छोटा सा प्रयास ऐसा है जो किसी गरीब बच्चे के लिए बहुत बड़ा काम कर सकता है, ऐसे बच्चे के लिए जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसके लिए बहुत बड़ा काम कर सकता है। ये आपकी मर्जी है, आप इसे आगे से बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते।